सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक महिला एक बिजली मैकेनिक के पास फ़ोन कॉल करती है और उसको कहती है कि आज मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है। तुम मेरी वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। और इसके बाद वो बिजली मैकेनिक इस महिला के घर पर पहुँच जाता है। लेकिन आज इस महिला के घर में कोई नहीं होता है। इसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और इसका एक ही इकलौता बेटा वो स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए चला गया होता है। अब जैसे वो बिजली मैकेनिक इसके घर पर आकर इसकी मशीन को ठीक कर रहा होता है, तो इस महिला की नीयत इस बिजली मैकेनिक पर खराब हो जाती है। और फिर देखते ही देखते ये महिला अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करती है और उस बिजली मैकेनिक को कहती है कि आज मेरे घर में कोई नहीं है। मेरा पति किसी काम से बाहर गया हुआ है और मेरा बेटा भी स्कूल में गया हुआ है। अब जैसे ये बातें इस बिजली मैकेनिक को कही जाती है, तो इसके बाद बिजली मैकेनिक का भी माथा ठनक जाता है और इसके बाद ये दोनों मिलकर ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं कि जिसकी गूंज पूरे भरतपुर के अंदर फैल जाती है। और भरतपुर के अंदर जितने भी लोग होते हैं और जिन लोगों तक ये घटना पहुंचती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला ऐसा आखिर कैसे कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर जिले से। भरतपुर जिले के अंदर ही एक जगीना नाम का गांव पड़ता है और इसी जगीना गांव में रहने वाला रजनीश कुमार जिसकी गांव के अंदर एक अच्छी खासी किराने की दुकान हुआ करती थी। पहले पहल रजनीश इस दुकान को अच्छा खासा समय दिया करता था, जिसकी वजह से इसकी दुकान बहुत अच्छी चला करती थी। अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जैसे-जैसे करके धीरे-धीरे वक्त गुजरता चला जाता है, रजनीश का ध्यान दुकान से भटक जाता है और दुकान पर यह बहुत ही कम आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसके ग्राहक टूटते चले जाते हैं, यहाँ तक कि दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है। और अब जैसे ही दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है, तो रजनीश अब सोचने लगता है कि क्यों ना इस दुकान को बेच दिया जाए और कोई दूसरा काम धंधा करना शुरू कर दिया जाए। जिसकी वजह से रजनीश अपने घर पर आता है, अपनी पत्नी राखी देवी से मिलता है। राखी देवी को कहता है कि मैं अपनी उस दुकान को बेचना चाहता हूँ क्योंकि दुकान अच्छी खासी नहीं चलती है। तभी राखी अपने पति रजनीश को कहती है कि अगर वो दुकान अच्छी नहीं चलती है तो तुम उसको बेच दो, कोई दूसरा काम धंधा करना शुरू कर दो। अब रजनीश और रजनीश की पत्नी इस बात को सोचने लग जाते हैं कि उनके पास इकलौता बेटा है जिसका नाम ऋषभ है। जैसे-तैसे करके उसकी परवरिश कर सकते हैं। और इस तरह से फिर 2-4 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद रजनीश कुमार देखते ही देखते अपनी दुकान को 3 लाख रुपए में बेच देता है। दुकान को बेचने के बाद जितना भी उसके पास पैसा आता है, पैसे को देखकर फिर रजनीश कुमार उसको शराब और कबाब में उड़ाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते रजनीश शराबी बन जाता है और शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आया करता था, अपनी पत्नी पर भी हाथ उठा दिया करता था। अब पत्नी राखी देवी भी उससे काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन थोड़ा वक़्त गुज़रने के बाद अब रजनीश की मुलाकात उसके दोस्त शेखर से हो जाती है। रजनीश शेखर को कहने लगता है कि देखो शेखर, मैं भी तुम्हारी जैसी एक बिजली की सामान बेचने का दुकान करना चाहता हूँ। लेकिन शेखर वहाँ पर कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक बिजली का सामान बेचने की दुकान है, अगर तुम चाहो तो इसमें हिस्सेदारी कर सकते हो। और इस तरह से रजनीश भी वहाँ पर मान जाता है। देखते ही देखते शेखर और रजनीश दोनों ही उस दुकान के अंदर हिस्सेदारी कर लेते हैं। अब रजनीश के पास जितने पैसे होते हैं उन पैसों को वो शेखर को दे देता है और इस तरह से अब शेखर और रजनीश बिजली की दुकान पर काम करना शुरू कर देते हैं। देखते-देखते इन दोनों की दुकान अच्छी खासी चलना शुरू कर देती है, दोनों के पास आमदनी भी होने लग जाती है। अब जैसे ही पैसे रजनीश के हाथ में आने लग जाते हैं, तो रजनीश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कुत्ते की दुम के समान होता है। ये हमेशा टेढ़ी ही रहने वाली थी। रजनीश फिर से शराब पीना शुरू कर देता है और शराब के नशे में घर पर आता था, अपनी पत्नी को पीटता था और फिर इसके बाद खाना खाकर लेट जाया करता था। इस तरह से वक़्त गुज़रता जाता है। अब रजनीश की पत्नी राखी देवी सोचने लग जाती है कि उसका पति हर रोज़ शराब पीकर गहरे नशे में होकर घर पर आता है, उसकी पिटाई करता है और फिर घोड़े बेचकर सो जाता है। राखी देवी अब अकेलापन भी महसूस करने लगती है। राखी देवी सोचने लगती है कि उसकी शारीरिक ज़रूरतें भी हैं, उसकी आर्थिक ज़रूरतें भी हैं, वो कैसे पूरी होगी? अब राखी सोचने लगती है कि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा ले लेना चाहिए। जैसे-जैसे उसके मन में ख़्याल आते जाते हैं, तो फिर वह किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 16 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक़्त होता है और राखी देवी अपने कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर धो रही होती है और देखते ही देखते इसकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। राखी देवी तुरंत अपने पति रजनीश के पास फ़ोन कॉल करती है और रजनीश को कहती है कि हमारे घर की जो कपड़ा धोने की मशीन है वो खराब हो चुकी है। तुम किसी बिजली मैकेनिक को घर पर भेज दो। अब रजनीश सोचने लगता है कि उसके दोस्त शेखर को ये काम अच्छे तरीके से आता है। रजनीश शेखर के पास फ़ोन कॉल करता है, उसको कहता है कि मेरे घर की जो वॉशिंग मशीन है, वो खराब हो चुकी है। तुम ऐसा करो, घर पे चले जाओ और उस वॉशिंग मशीन को ठीक कर दो। शेखर उसी समय अपना सामान पैक करता है और देखते ही देखते अब रजनीश के घर पर पहुँच जाता है। रजनीश के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और फिर रजनीश की पत्नी राखी देवी घर का दरवाज़ा खोल देती है।
और अब जो ये लड़का शेखर होता है घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे ही शेखर इस घर में आता है तो रजनीश की पत्नी राखी देवी की नीयत इस बिजली मैकेनिक शेखर पर खराब हो जाती है, क्योंकि शेखर देखने में हैंडसम नौजवान लड़का होता है। और इसके बाद मौका पाते ही जो रजनीश की पत्नी राखी होती है घर का मुख्य दरवाजा बंद करती है और फिर इसके बाद इस शेखर नाम के लड़के के पास आ जाती है। शेखर को बोला जाता है कि उसका बेटा स्कूल में चला गया है और उसका पति घर पर नहीं है। अगर तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। जैसे शेखर को ये बातें कही जाती हैं तो शेखर का दिमाग भी घूम जाता है। शेखर सोचने लग जाता है कि जब ये महिला मुझे इस तरह की बातें करके मौका दे रही है तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और इस तरह से फिर ये महिला इस शेखर नाम के लड़के को लेकर अपने बेडरूम के अंदर चली जाती है और फिर इन दोनों की रजामंदी से इनके बीच गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। और ये गलत रिश्ते इन दोनों की मर्जी से बनाए जाते हैं और जब इन दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो फिर ये दोनों इस कमरे से बाहर आ जाते हैं। और फिर इसके बाद ये महिला इस शेखर से कुछ पैसे भी मांगती है। शेखर अपना पर्स जेब से निकालता है और इसको कुछ पैसे दे देता है। अब इस महिला राखी देवी की आर्थिक जरूरतें भी पूरा होने लग जाती हैं, साथ में शारीरिक जरूरतें भी पूरा होने लग जाती हैं। अब तो जब भी इस लड़के शेखर को समय मिलता था इसके घर पर आता था और इसी की मर्जी से इसके साथ अपने रिश्ते कायम किया करता था। अब ये महिला राखी देवी भी खुश रहने लग जाती है, लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता चला जाता है वैसे वैसे राखी देवी के मन का लालच बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे इसका लालच बढ़ता चला जाता है तो फिर ये इस लड़के शेखर को कहने लगती है कि मेरे लिए कोई अच्छे अच्छे ग्राहक लाना शुरू कर दो। और इस तरह से फिर शेखर इसके लिए नए नए ग्राहक लाना शुरू कर देता है और वो नए ग्राहक इसके घर पे आते थे और उसको अच्छे खासे पैसे देकर चले जाया करते थे। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं और एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 18 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है और शेखर अब इस महिला राखी देवी के पास फोन कॉल करता है। राखी देवी को बताया जाता है कि गांव का सरपंच मान सिंह तुमसे मिलना चाहता है। अब जैसे ये बात राखी को बोली जाती है तो राखी देवी सोचने लग जाती है कि गांव का सरपंच मान सिंह काफी अमीर व्यक्ति है, वह मेरी पूरी जिंदगी को सेट कर सकता है। और इस तरह से अब ये महिला राखी देवी काफी लालच में आ जाती है। राखी अब अपने प्रेमी शेखर को कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम आज रात उसको मेरे घर पर ले आना। और इस तरह से अब शेखर मान सिंह के पास फोन कॉल करता है और मान सिंह को कहता है कि मान सिंह सरपंच तुम रात के समय मेरे साथ उस राखी देवी के घर पर जा सकते हो। और जैसे ही मान सिंह सरपंच को इस बात के बारे में पता चलता है तो मान सिंह सरपंच बेहद खुश हो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के समय मान सिंह सरपंच अब शेखर के पास फोन कॉल करता है, उसको अपने बैठक में बुला लेता है, जहां पर मान सिंह सरपंच और साथ में शेखर दोनों बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। और शराब पीते पीते जैसी रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर शेखर फिर से राखी के पास फोन कॉल करता है और राखी को बोला जाता है कि हम आज रात 10 बजे के आसपास तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। और आज के समय में भी शेखर अपने दोस्त रजनीश को अपने पास बुलाता है और फिर मान सिंह सरपंच उसको देखते ही देखते एक शराब की बोतल दे देता है। और उस शराब को लेकर रजनीश अब दुकान पर चला जाता है और गहरे नशे में होकर दुकान के अंदर ही लेट जाता है। दूसरी तरफ शेखर चुपके से दुकान पर जाता है, दुकान का शटर बंद करके फिर से मान सिंह के पास आ जाता है। जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो राखी देवी अपने बेटे ऋषभ को अलग से कमरे में ले जाकर सुला देती है। और फिर इसके बाद राखी शेखर के पास फोन कॉल करती है और शेखर को कहती है कि मान सिंह सरपंच को लेकर तुम घर पर आ सकते हो। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास शेखर अब मान सिंह सरपंच को लेकर इस महिला के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई जाती है और फिर राखी देवी घर का दरवाजा खोल देती है और फिर मान सिंह सरपंच और शेखर ये दोनों ही राखी के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन आज मान सिंह सरपंच और शेखर की किस्मत कुछ खराब होने वाली होती है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद राखी देवी मान सिंह सरपंच को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और इन दोनों के बीच सारी मर्यादाएं टूटना शुरू हो जाती हैं। दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। जैसे ही 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो दूसरी तरफ आज राखी के बेटे ऋषभ की आंख खुल जाती है और ऋषभ की जैसी आंख खुलती है तो ऋषभ लघु शंका करने के लिए टॉयलेट की तरफ चला जाता है। और जैसे वो टॉयलेट करने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी नजर दूसरे कमरे के अंदर पड़ जाती है और फिर ऋषभ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऋषभ उस कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ अपने कपड़े संभाल रही थी और गांव का सरपंच मान सिंह भी अपने कपड़ों को संभाल रहा होता है। ऋषभ बेशक 7वीं कक्षा में पढ़ता था लेकिन देखते ही देखते वो सारी बातों को समझ जाता है और इस तरह से ऋषभ वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मान सिंह और उसका जो दोस्त शेखर होता है दोनों ही इस घर से भागने में कामयाब हो जाते हैं।
जैसे ये दोनों भाग जाते हैं तो इसके बाद राखी अपने बेटे ऋषभ को समझाना शुरू कर देती है। ऋषभ को कहने लगती है कि बेटा तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। यहाँ तक कि तुम्हें अपने पिता रजनीश को भी ये बात नहीं बतानी है। और इसके बाद राखी देवी कुछ पैसे निकालती है, अपने बेटे ऋषभ को पैसे दे देती है। वह सोचने लगती है कि ऋषभ पैसों के लालच में आ जाएगा और मैं फिर बच जाऊंगी। इस तरह से आज की रात तो जैसे तैसे करके कट जाती है। इस तरह से 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के साथ साथ जो राखी देवी होती है अपने बेटे को लगातार 100 रुपए देती रहती है। लेकिन ऐसी तारीख भी आ जाती है जिसमें रजनीश 24 अक्टूबर 2025 के दिन अपने घर पर लेटा हुआ था। आज रजनीश की तबीयत थोड़ी सी खराब थी जिसकी वजह से उसने शराब भी नहीं पी थी। और रजनीश की पत्नी जो राखी देवी होती है वो किसी जरूरी काम से पड़ोस के घर पर चली जाती है। लेकिन आज जो रजनीश का बेटा ऋषभ होता है वो भी स्कूल में नहीं गया था, वह भी अपने घर पर होता है। मौका पाते ही ऋषभ अपने पिता से बातचीत करना शुरू कर देता है। ऋषभ अपने पिता रजनीश को कहता है कि जो मेरी माँ राखी देवी है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। एक रात ऐसी आई थी जिसमें मैंने गांव के मुखिया मान सिंह और तुम्हारे दोस्त शेखर को अपनी माँ के साथ मैंने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। अब जैसी रजनीश अपने बेटे की इन बातों को सुनता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। रजनीश सोचने लग जाता है कि बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात सच है। और इस तरह से रजनीश अब अपने मन में कोई योजना तैयार करना शुरू कर देता है। रजनीश देखते ही देखते उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है, गांव के मेडिकल शॉप पर जाता है, वहां से नशीला पदार्थ खरीद लेता है। इसके बाद अपनी बिजली की दुकान पर जाता है, वहां से एक बड़ी सी रोड यानी लोहे की रोड उठा लेता है और ये सब काम करने के बाद अपने घर पर आ जाता है। शाम का समय हो जाता है, राखी भी अपने घर पर आ जाती है। राखी सोचने लगती है कि आज उसके पति रजनीश ने शराब नहीं पी है। राखी आज बेहद खुश हो जाती है, लेकिन राखी नहीं जानती थी कि आज उसका पति किस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला है। इसके बाद राखी देवी अपने पति और अपने बेटे के लिए खाना तैयार करती है, लेकिन रजनीश आज खाना नहीं खाता है क्योंकि उस खाने के अंदर रजनीश मौका पाते ही नशीला पदार्थ मिला देता है। उसके बाद जब उसकी पत्नी राखी देवी खाना खा लेती है और उसका बेटा ऋषभ भी खाना खा लेता है तो ये सब अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाते हैं। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का समय होता है। रजनीश को नींद नहीं आती है। रजनीश अब देखता है कि उसकी पत्नी को गहरी नींद आ चुकी होती है क्योंकि उसको नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया था। रजनीश अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, उसके हाथ पैर बांधता है, उसके मुंह पर कपड़ा बांध देता है और ये सब काम करने के बाद रजनीश उस लोहे की रोड को उठा लेता है और लोहे की रोड को उठाकर अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम कर देता है कि जिससे उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और जैसे ही इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है तो रजनीश यहीं पर नहीं रुकता है। रात के करीब 1 बजे के आसपास नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस वालों को बताया जाता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही थी, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद मौके पर जैसे ही पुलिस रजनीश के घर पर पहुंचती है तो फिर उसकी पत्नी की लाश को बरामद कर लिया जाता है और उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है और फिर देखते ही देखते पुलिस अब रजनीश के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रजनीश ने जो अपनी पत्नी के साथ काम किया था, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।